अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। ये हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दरख्तों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जिन्नात की पसंदीदा जगहों में से एक है। कहते हैं कि एक दरख्त पर जिन्नात के पूरे पूरे ख़ानदान आबाद होते हैं, जिन्हें अगर इंसान देख ले तो उसी वक्त अपने होश खो बैठे। ऐसा ही एक वाक़या मुझ तक पहुँचा है। ये ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। ये वाक़या नहीं, एक दर्द भरी कहानी है। अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने आस पास हिसार बांध लें, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज की एपिसोड का वाक़या जमशेद ने भेजा है, जो राजनपुर के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद है और मैं राजनपुर से आपको अपना ये वाक़या भेज रहा हूँ। आज से 16 साल पहले हमारा एक हंसता बसता घर हुआ करता था, जहाँ हम 4 बहन भाई और अम्मी अब्बू रहा करते थे। अब्बू इलाके के एक अच्छे ज़मींदार थे, लेकिन साथ साथ वो फल और सब्ज़ी का भी कारोबार करते थे। वो बड़ी तादाद में फल और सब्ज़ियाँ मंगवा कर मंडी में फ़रोख्त किया करते थे। इस तरह हमें माहाना अच्छी खासी बचत हो जाती थी। दादा को गुज़रे साल हो गया था। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। अब्बू मुझे पढ़ाने का ज़्यादा शौक़ नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ कारोबार की तरफ आऊँ। इसलिए मैं स्कूल से वापस आकर अब्बू के पास चला जाता और फिर रात को उनके साथ ही लौटता था। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था। एक बहन मुझसे बड़ी, जबकि 2 मुझसे छोटी थीं। हमारा घर हवेली का मंजर पेश करता था। कमरे तो 3 ही थे, लेकिन उसका सहन बहुत वसी था। सहन में कुछ दरख्त लगे थे जो मेरे दादा ने अपनी जवानी में लगाए थे। लेकिन उन दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा था जिसके बारे में दादा कहते थे कि ये दरख्त वो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। इसकी उम्र 300 से 400 साल भी हो सकती है। वो बरगद का दरख्त था जो हमारे पूरे घर पर ठंडी छाँव करता था। गर्मियों में जब लाइट नहीं होती थी तो हम सब घर वाले उस दरख्त के नीचे चारपाइयाँ डालकर बैठ जाते और फिर वो दरख्त हमें ऐसी ठंडी हवा देता था जो आजकल के दौर में एसी भी नहीं देते। जो लोग पंजाब और गर्म इलाकों से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। एक दिन मैं स्कूल से आने के बाद जब मंडी पहुंचा तो अब्बू किसी से गोदाम बनाने का जिक्र कर रहे थे। वो उन्हें कह रहे थे कि मेरी ज़मीनें घर से दूर हैं, रोज़ाना का आना जाना मेरे लिए मुश्किल होगा, गाड़ी भी रखनी पड़ेगी, वक्त भी लगेगा और अखराजात भी बढ़ जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये गोदाम अपने सहन में बना लेता हूँ, वहाँ काफ़ी जगह है, इस तरह मुझे आसानी होगी। इस बारे में जब मेरी अम्मी से मशवरा किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि आप घर के करीब ज़मीन खरीद कर वहाँ गोदाम बनाएं। घर में रोज़ का आना जाना, सामान रखना अच्छी बात नहीं है। बेटियों वाला घर है, ज़रा खुद सोचें। लेकिन अब्बू बस जिद रहे और कहने लगे कि ज़मीन ढूंढना और उसे मुनासिब कीमत पर ख़रीदना आसान नहीं है, और मेरे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि फ़ौरन से ज़मीन खरीद सकूं। ज़मीन खरीदने के लिए भी मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, और इस सब में जितना वक्त लगेगा ये तुम अच्छे से जानती हो। अगले ही रोज़ अब्बू घर आए और अम्मी से कहने लगे कि 4 बंदों की चाय बना दो। अम्मी जब चाय बनाने के लिए उठी तो घर में शोर मच गया। तब मैं बैठा पढ़ रहा था और मुझे अपनी अम्मी के चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो अम्मी अब्बू से लड़ रही थी कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। ये सिर्फ दरख्त ही नहीं, हमारे घर की रौनक है, हमारे ख़ानदान की पहचान है। अगर तुमने ये दरख्त कटवा दिया तो हमारे घर की सारी बरकतें उड़ जाएंगी। अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। ये गलती मत करो, गोदाम बाद में कहीं और भी बन सकता है। रिजवान भाई अब्बू ने घर में 4 बंदे बुलवाए थे जो हमारे घर का वो पुराना दरख्त काटने आए थे। अम्मी अब्बू की मिन्नतें करती रह गईं, लेकिन अब्बू ने उनकी एक ना सुनी और वो दरख्त कटवा दिया। उस दरख्त के बारे में बताता चलूँ कि वो इतना बड़ा था कि उसे काटने में 2 दिन लगे थे। पहले उसकी शाखें काटी गईं और इसी तरह करते करते वो पूरा दरख्त काट कर ख़त्म कर दिया गया। अब्बू ने वहाँ गोदाम बना लिया और अपना माल रखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा और आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे घर में पुरस्कार वाक़यात होना शुरू हुए। एक रात जब हम सब घर वाले खाना खाकर सोए तो कुछ ही देर बाद हमें धुएं की स्मेल आई। जब बाहर निकल कर देखा गया तो अब्बू का गोदाम पूरी तरह से आग की लपेट में था। उस आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि हम कुछ ना कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे गोदाम में माल नहीं
पेट्रोल के गैलन्स रखे गए हों। हम पानी की बाल्टियां भर भर के डालते रहे, लेकिन आग ने उस जगह को ना छोड़ा। वो इस कदर भयानक आग थी कि कुछ ही देर में पूरा गोदाम खा गई। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कुछ ऐसा मौजूद नहीं था जिससे इतनी खौफनाक आग लगती। इस बात को अब्बू ने एक हादसे का नाम दिया, लेकिन यह हादसा नहीं, मुसीबतों का आगाज था। वो आग कुछ अलग ही थी। इस तरह की आग पहले हम में से किसी ने नहीं देखी थी। मुकम्मल सुर्ख रंग की आग। अभी तो शुरुआत थी। हमारे साथ वो कुछ होने वाला था जिसका हमने सोचा भी नहीं था। हमारा वॉशरूम सहन के कोने में था, जहाँ जाने के लिए सहन से गुजरना पड़ता था। एक रात मैं वॉशरूम जाने लगा तो मुझे अपने सहन में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। गौर किया तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बूढ़ा शख्स सिसकियां भर भर कर रो रहा है। इस आवाज़ को सुनकर मैं फौरन घबरा गया, क्योंकि ये आवाज़ मुझे अपने बहुत करीब से आ रही थी। इस दौरान जब मेरी नज़र गोदाम वाली साइड पर गई तो वहाँ मुझे एक अजीब सा साया नज़र आया, जो पलक झपकते ही गायब हो गया। अगले दिन ये सारी बात मैंने अपनी अम्मी को बताई तो वो आगे से कहने लगी कि ये सब मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन मुझे जो आवाज़ सुनाई दी वो एक औरत की थी, जो इसी तरह सिसकियां भर भर कर रो रही थी। खैर, उस वक्त ये बात वहीं ख़त्म हो गई और हम अपने कामों में लग गए। एक रोज़ अम्मी घर में झाड़ू लगा रही थी। हम स्कूल में थे। वो झाड़ू लगाते हुए सहन में आई तो देखती हैं कि सामने एक देव कामत अजदहा अपने लंबे जिस्म की कई कुंडलियां बनाए बैठा है, जो उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें देख रहा है और साथ साथ अपने सर को आगे पीछे हिला रहा है। अम्मी फौरन से भागकर कमरे में आई और दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया। अब जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो अजदहा अपनी जगह पर ही मौजूद था, लेकिन जो ही वो मेज से फ़ोन उठाकर वापस उठी तो तब वो गायब हो चुका था। अम्मी ने बताया था कि वो अजदहा इतना बड़ा था कि उसका सर एक भैंस के सर के बराबर था, जिसके बाद ना तो वो हमारे घर में नज़र आया और ना ही गांव वालों में से किसी ने देखा, क्योंकि वो अजदहा नहीं था, वो अजदहे के रूप में दूसरी मखलूक थी। रिजवान भाई, वक्त के साथ साथ हमारे घर की बरकतें उठती गईं। घर में सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। हमारे घर को परेशानियों ने घेर लिया। अब्बू को कारोबार में नुकसान होने लगा। हमारी ज़मीनें जो हमने किराए पर दे रखी थीं, उनमें से कुछ पर कब्जा हो गया। इस सब की वजह से अब्बू खामोश खामोश रहने लगे। वो बस काम पर जाते और रात को वापस आकर सो जाते। उनकी तबीयत ऐसी होती चली गई कि वो अब किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। हमारे घर का राशन जो महीना महीना चलता था, अब उसमें इतनी बेबरकती हो चुकी थी कि 10 दिनों में ही ख़त्म हो जाता। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे घर में क्या चल रहा है। एक रात मेरी बड़ी बहन बहुत बुरी तरह से डरी जब वो रात को अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे बरामदे में कोई चल रहा है। वो बाहर निकली तो बरामदे में अम्मी थी, जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। मेरी बहन ने पूछा, अम्मी क्या हुआ है? रात के इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और सहन में लगे दरख्तों की तरफ बढ़ने लगी। वो आगे आगे चलती रहीं, जबकि मेरी बहन अम्मी अम्मी कहकर उनके पीछे चलने लगी। इसी दौरान अम्मी सहन में एक दरख्त के पीछे चली गई और जब मेरी बहन वहां पहुंची तो अब दरख्त के पीछे से जो औरत निकली, उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। गुस्से से भरी खौफनाक आंखें और पूरे चेहरे पर स्याह बाल। उसे देखते ही वो इतना जोर से चीखी कि सब घर वाले उठ गए। जब उसके पास पहुंचे तो वो एक ही जगह पर देखे जा रही थी, ऐसे जैसे उसे कुछ नजर आ रहा हो। हम उससे बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ना तो वो गर्दन हिला सक रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। बहुत मुश्किल से उसे कमरे में लाए। अम्मी ने वुज़ू किया और उसके पास बैठकर कुरान पढ़ा तो उसे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो वो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। फिर उसने अम्मी अब्बू को रात वाली सारी बात बताई। उसकी बात सुनने के बाद ये फैसला हुआ कि हम किसी साहिब इल्म के पास जाएंगे और जो कुछ घर में हो रहा है उसकी सारी तफसील उन्हें बताएंगे। उस दिन अब्बू काम पर जाने से पहले ही अम्मी को बता गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, क्योंकि जिस जगह हमने जाना है वो जगह काफ़ी दूर है। दोपहर का वक्त हुआ तो हम सब अब्बू का इंतज़ार करने लगे। दोपहर से शाम, फिर शाम से रात हो गई, लेकिन अब्बू वापस नहीं लौटे। उनको फ़ोन करते तो उनका नंबर मुसलसल बंद मिलता। हम सब घर वाले बहुत परेशान हुए कि ना जाने अब्बू कहाँ चले गए हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मैं मंडी जाता हूँ और वहाँ देख कर आता हूँ। अब वो ना भी मिले, उनकी कोई खैर खबर मिल जाएगी। मैं उठकर खड़ा ही हुआ था कि हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये दस्तक सुनते ही मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागा कि अब्बू आ गए हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीब सा शख्स खड़ा था जो दिखने में फ़कीर लगता था। उसे देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि रात के 12 बजे भला कौन आता है।
मैं ये सोच कर दरवाजे पे आया था कि अब्बू होंगे, लेकिन अब्बू की जगह जब मैंने उस फकीर को देखा तो मुझे हैरत होने के साथ साथ उस पर गुस्सा भी आया। मैंने कहा, माफ़ करो, ये कोई वक्त है आने का। ये कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जो ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे उस फकीर ने एक अजीब सी आवाज़ में बोला, माफ तो नहीं करेंगे हम, तुमने हमारा घर बर्बाद किया है, अब हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। रिजवान भाई, उसकी ये आवाज़ सुनते ही जब मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला तो अब वो शख्स गायब हो चुका था। मैं बाहर निकला, गली में आया, लेकिन पूरी गली खाली थी। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि आखिर ये कौन था। उसके इन अल्फाज ने मुझे एक अजीब खौफ में डाल दिया। इसके कुछ ही देर बाद अब्बू भी खैर से घर आ गए, लेकिन अब्बू जो खबर लाए थे वो खबर अच्छी नहीं थी। अब्बू ने बताया कि जो लोग हमारे घर का दरख्त काटने आए थे उन चारों का आज इंतकाल हो गया। वो किसी घर में काम कर रहे थे, रात को जब सोए तो सुबह उठे ही नहीं। एक बात मजीद हैरान कर देने वाली ये भी थी कि जिस दिन वो हमारा दरख्त काटने आए थे उस दिन के बाद वो चारों आपस में नहीं मिल सके। एक बड़े अरसे के बाद उन्हें एक घर में काम मिला और जब वो इकट्ठे हुए तो उसी रात उन सबका इंतकाल हो गया। उनके घर वालों का कहना था कि वो काफ़ी दिनों से उनके रवैयों में एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो अकेले में किसी से बात करते हों। रिजवान भाई, अभी ये बात ही चल रही थी कि हमें अपने सहन से कहकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सहन में बड़ी तादाद में लोगों का मजमा मौजूद हो जो हमारी ये बात सुनकर खुशी से कह लगा रहा हो। जब हम बाहर निकले तो हमारे सहन में कोई भी मौजूद नहीं था। उस रात अम्मी ने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा। अम्मी ने देखा कि वो अपने कमरे में होती हैं। अब्बू आते हैं और कहते हैं कि आज मेरी वजह से 4 लोग मर गए हैं। कुछ ही देर बाद उनका जनाजा है, मेरे साथ चलो और उनका चेहरा देख लो। अम्मी अब्बू के साथ चली जाती हैं। एक घर होता है जिसके सहन में जनाजे रखे होते हैं, लेकिन जब अम्मी वहाँ पहुँचती हैं तो वो जनाजे 4 नहीं 7 होते हैं। ये देखते ही अम्मी अब्बू से कहती हैं कि तुमने तो 4 लोगों का बताया था ना, फिर ये बाकी के 3 लोग कौन हैं? ये सुनते ही अब्बू ज़ारो कतार रोने लगते हैं और जैसे ही बाकी के 3 लोगों के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो वो बाकी के 3 जनाजे किसी और के नहीं, मेरी बहनों के होते हैं। इस ख्वाब के बारे में अम्मी ने अब्बू को बताया और कहा कि ये कोई अच्छा ख्वाब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें इशारा दिया गया है कि अब हमारी बारी है। रिजवान भाई, अब मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब्बू ने देर नहीं की, उसी वक्त अम्मी को लिया और उन साहिब इल्म के पास चले गए। वो हमारे इलाके से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे, जो बगैर मुआवजा लिए लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए उनके पास लोगों का रश होता था। जब वहाँ गए तो बहुत सी बातें खुलकर सामने आईं। उन्होंने बताया कि जो दरख्त आपने काटा है उस पर जिन्नात का घराना आबाद था। जिस वक्त दरख्त काटा गया उस वक्त वहाँ उनके बच्चे सो रहे थे जो बुरी तरह से जख्मी हुए, लेकिन उनके यहाँ कुछ ही वक्त पहले एक लड़की की पैदाइश हुई थी जो दरख्त काटने से ज़मीन पर गिरकर इंतकाल कर गई। उन जिन्नात ने अभी तक आपको इसलिए नुकसान नहीं पहुँचाया क्योंकि उन्होंने आपस में अहद किया था कि पहले हम काटने वालों से बदला लेंगे। उनका वो बदला पूरा हो चुका है, इसलिए अब वो आपकी बेटियों पर नज़र रखे हैं और अपनी एक लड़की के बदले आपकी 3 बेटियों की जान लेना चाहते हैं। मैं कुछ तावीज़ दे रहा हूँ जो आपने उन 3 के गले में पहनाने हैं, लेकिन याद रहे कि ये किसी कीमत पर नहीं उतारने, क्योंकि अगर ये गले से उतरे तो उसी वक्त गायब हो जाएंगे। मैं जो इल्म रखता हूँ उसमें दूसरे तावीज़ की ताकत पहले तावीज़ जैसी नहीं होती, इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। उस दिन अम्मी अब्बू को घर आते आते रात हो गई। मैं अपनी बहनों के साथ उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। मेरी छोटी बहनें भूख से निढाल हो रही थीं। बड़ी बहन ने कहा कि मैं इनके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। वो उठकर किचन की तरफ गई और काफ़ी देर हो गई लेकिन वो वापस ना लौटी। पहले तो मैं ये समझता रहा कि वो कुछ ऐसा बना रही है जिसमें इतना वक्त लग जाता है, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आई तो मैं उसे देखने के लिए बाहर आया। मैंने किचन की तरफ देखा तो वहाँ अंधेरा था। मैंने उसे आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये आखिर कहाँ चली गई है। मैं परेशानी की हालत में उसे घर में तलाश करने लगा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इसी दौरान हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मी अब्बू आए थे। मैंने उन्हें बताया कि अमरीन नहीं मिल रही, किचन में गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। ये सुनते ही अम्मी को चक्कर आया और वो ज़मीन पर बैठ गई। अब्बू अमरीन को आवाज़ें लगाने लगे लेकिन अमरीन का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान ढूंढते ढूंढते मैं घर के पिछले हिस्से में आया जहां हमारा मिट्टी का तंदूर था।
जब मैं उस तंदूर के करीब से गुजरा तो वहाँ मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे उस तंदूर के अंदर कोई बिल्ली मौजूद है जो किसी हड्डी को चाट रही है। रिजवान भाई, जब मैंने उस तंदूर के अंदर देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस तंदूर में अमरीन बैठी थी जो उसके अंदर पड़े कोयलों को चबा रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब आपसे कैसे शेयर कर पा रहा हूँ। वो मंजर मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। हम अमरीन को तो वहाँ से निकाल लाए, लेकिन उसके बाद उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती चली गई। अब्बू ने वो धागा भी उसके गले में पहनाया, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। उसका जिस्म ऐसे जैसे पत्थर का बन गया हो। आने सफ़ेद हो चुके थे और मुसलसल झटके ले रही थी। जब मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो उसका माथा आग की तरह गर्म था। हमने फ़ौरन से गाड़ी निकाली और हम तेज़ रफ्तार हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे। वो बुरी तरह से झटके ले रही थी, लेकिन एक वक्त आया जब उसने झटके लेना बंद कर दिए। मैं जो ये समझ रहा था कि शायद ये सो गई है, लेकिन अब जब मैंने अमरीन के माथे पर हाथ रखा तो उसका माथा बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा था। मेरी बहन अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन उनका कहना था कि ये इंतकाल कर चुकी हैं। फिर घर आए, आखिरी रसूमात हुई और मेरी बहन की तदफीन कर दी गई। रिजवान भाई, हमारा गम एक तरफ, लेकिन हम सबको अब छोटी बहनों की फिक्र थी। वो हर वक्त अम्मी के साथ रहती। मैंने भी अपना बाहर निकलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। अब्बू ने अम्मी से बहुत कहा कि तुम बच्चों को लेकर चली जाओ और कुछ वक्त खाला के घर रह लो, लेकिन अम्मी कहती थीं कि मेरा दिल नहीं मानता, मुझे सफ़र से घबराहट होती है। मेरी अम्मी घर में सारा दिन कुरान मजीद की तिलावत करती रहती और छोटी बहनों को देखकर उनके आंसू आ जाते। एक रात वो तहज्जुद के लिए उठी तो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती रहीं। उनकी बस एक ही दुआ थी जो माँ की होती है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी। उस रात जब अम्मी सोई तो अम्मी को एक अजीब सा ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक औरत आती है जो उनसे कहती है कि आज के बाद हम तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुमने हमारा नुकसान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, लेकिन अब हमारी एक शर्त है जो अगर तुम मान लोगे तो तुम्हारी दोनों बेटियों की जान बच जाएगी, वरना उन्हें किसी भी वक्त भारी नुकसान हो सकता है। उस औरत ने ख्वाब में मेरी अम्मी से कहा कि आप लोग अपने घर के कमरे गिरा दें और इस घर में जितनी भी ज़मीन है उस सब पर दरख्त लगाकर इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। ये जगह हमारे लिए छोड़ दें और कभी वापस पलट कर ना आए। और अगर ऐसा ना किया गया तो अब की बार वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। रिजवान भाई, इसके फ़ौरन बाद ही जब अम्मी की डर के मारे आंख खुली तो अम्मी को अपने कमरे से कोई बाहर निकलता दिखाई दिया। अम्मी समझ गईं कि ये मुझे अपना पैगाम देने आए थे। फिर इसके बाद हमने वैसा ही किया जैसा हमें कहा गया था। हमने अपने घर के कमरे, किचन, वॉशरूम सब कुछ गिरा दिया। वहाँ दरख्त लगाकर उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जो आज भी उसी तरह बंद है और मुकम्मल तौर पर दरख्तों से घिरा हुआ है। हम आज एक किराए के घर पर रहते हैं। हमारी ज़मीनों पर जो कब्ज़ा हुआ वो अब तक ना छुट सका। इस वाक़े के 2 साल गुजर जाने के बाद अब्बू के साथ एक हादसा पेश आया जिसमें अब्बू की दोनों टांगें चली गईं। हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि आप उस घर को दोबारा आबाद करें, कम से कम अपनी छत तो होगी। लेकिन रिजवान भाई, उन्हें हम क्या बताएं कि अगर हम वहाँ दोबारा गए तो हम में से एक भी नहीं बचेगा। मैं दिल पर पत्थर रखकर अपनी ये कहानी आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो कुछ हुआ मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता था। मेरा मकसद आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को अपना पैगाम पहुँचाना है कि दरख्तों को मत काटें। अगर आप वहाँ कमरा भी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दरख्त को नुकसान ना पहुँचे। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि एक दरख्त काटने की वजह से आप किस मुश्किल में पड़ सकते हैं। आखिर में ऑडियंस में सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि मेरी बहन की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। मैं जमशेद का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी सबक आमोज़ कहानी हम तक पहुँचाई। अल्लाह से दुआ है कि वो उनकी बहन की मग़फ़िरत फरमाएँ और उनकी फैमिली पर अपना ख़ास करम करें। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इस तरह मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।